नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड का एक क्रैश कोर्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। आज हमारा ये इस सीरीज का सेकेंड पार्ट होगा। पिछले वीडियो में हमने प्रतीक चिन्हों से शुरू किया था, प्रागैतिहासिक काल से हमने शुरू किया और पौरव वंश तक हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कार्तिकेयपुर के जो प्रमुख अधिकारी थे या कत्यूरी राजवंश के जो प्रमुख अधिकारी, उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम पूरे चंद वंश के शॉर्ट नोट्स यहां पर कवर करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में। इसके बाद चंदों की जो टैक्स व्यवस्था थी, टैक्सों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, उनको यहां पर कवर करेंगे। चंदों का जो पूरा प्रशासन था उसको देखेंगे और कुमाऊं के कुछ प्रमुख किलों को हम यहां पर देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड पे शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश। डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने सारे नोट्स बनाए हैं और इसी क्वेश्चन की फॉर्म में हम इनको कवर करेंगे। सीधा क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? आप बताएंगे कार्तिकेयपुर राजवंश, और इसे ही कत्यूरी राजवंश भी बोला जाता है। ठीक है, कई सारे विद्वान मानते हैं कि दोनों अलग अलग वंश थे, कई मानते हैं दोनों एक ही वंश थे। उस डिबेट में आपको नहीं जाना है, आपको केवल इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश को माना जाता है। सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? यह क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एटकिंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस वंश की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो लगभग 700 के करीब इस वंश की स्थापना मानी जाती है और 1050 कहीं पर 1030 ईस्वी तक इस वंश का काल माना जाता है। ठीक है, अगर हम इस वंश की राजधानी की बात करें तो इस वंश की राजधानी शुरुआत में कार्तिकेयपुर नामक जगह पे थी, जो कि आपके जोशीमठ के नजदीक मानी गई है, और बाद में लगभग 300 साल के बाद यह राजधानी यहां से बदलकर बैजनाथ के कत्यूर घाटी में चली जाती है और फिर वहीं से नाम आया कि इसीलिए इनको कत्यूरी राजवंश भी बोला गया। राजधानी आपने याद करनी है, शुरुआत में कार्तिकेयपुर और बाद में कत्यूर घाटी। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, एक और चीज, जब हमने राजधानियां डिस्कस कर ही ली हैं, कत्यूरी वंश की शीतकालीन राजधानी ये आपसे पूछी जा सकती है। इनकी शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कार्तिकेयपुर राजाओं का मूल कहां माना जाता है? तो इनका मूल अयोध्या माना है। किसने माना है? लक्ष्मीदत्त जोशी के द्वारा जो कार्तिकेयपुर राजा थे, इनका मूल अयोध्या माना जाता है। लेकिन जो कत्यूरी राजा हैं, इनका मूल राजस्थान माना जाता है। तो दोनों आपने याद करना है। लक्ष्मीदत्त जोशी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो अयोध्या, और ओवरऑल में पूछेगा तो राजस्थान, आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, जो बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को वो भी अयोध्या का ही मानते हैं, वो इनको सूर्यवंशी मानते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा, जो कार्तिकेयपुर राजा थे, कार्तिकेयपुर राजा यानी कि जो भी कार्तिकेयपुर राजधानी में शासन कर रहे हैं, जब ये कत्यूर घाटी में जाएंगे हम इन्हें कत्यूरी कहेंगे। ठीक है, ये आपके गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे, और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था कि कौन से शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे? तो वो थे आपके कार्तिकेयपुर या कत्यूरी। ठीक है, अगर हम इनकी राजभाषा की बात करें, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? इनकी राजभाषा संस्कृत थी और इनकी लोक भाषा पाली थी। यानी जो राजकाज का काम होगा, जो ऑफिशियल वर्क होगा, वो संस्कृत में होता था और जो आम बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी। ठीक है, इनके आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष शालिवाहन देव माने जाते हैं। इसके अलावा इनके इष्ट देव की बात करें तो भगवान कार्तिकेय इनके इष्ट देव माने जाते हैं। इनकी राजधानी हमने ऊपर देखी कि 300 साल तक
जोशीमठ के नजदीक जो कार्तिकेयपुर माना गया है वहां पर इनकी राजधानी मानी जाती थी और उसके बाद राजधानी बैजनाथ में कत्यूर घाटी में चली जाती है। इनके ताम्रपत्र हमें कहां कहां से मिले हैं यह भी पेपर में बन चुका है। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र हमें बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर और बैजनाथ इन स्थानों से मिले हैं। इन सभी ताम्रपत्रों की लिपि क्या है? तो इनकी लिपि है कुटिला लिपि, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, टोटल कितने ताम्रपत्र हमें अभी तक कार्तिकेयपुर राजाओं के मिले हैं? देखिए, पहले बोला गया कि इनके 8 ताम्रपत्र मिले हैं, लेकिन अब मैक्सिमम बुक में आपको 9 देखने को मिलेगा। अब आपको 9 याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कितने ताम्रपत्र मिले हैं, 9 मिले हैं जिनकी लिपि कुटिला लिपि है। ठीक है, अब बात करेंगे इनके राजाओं के बारे में, सीधा क्वेश्चन बेस वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कार्तिकेयपुर वंश में 3 परिवारों के, जब यहां की राजधानी कार्तिकेयपुर में थी तो 3 परिवारों ने यहां पर शासन किया। तो इन शासकों में पहले परिवार का पहला शासक कौन था, जिसे हम कह सकते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? यह माना जाता है बसंत देव को। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंत देव था। बसंत देव ने परम भट्टारिक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। क्वेश्चन बन सकता है। बागेश्वर के समीप इसने स्वर्णेश्वर नामक एक ग्राम दान में दिया था। इसको भी याद रखेंगे, किस कत्यूरी ने दिया था? आपके बसंत देव ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बसंत देव को पूछा जाता है, 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको लेकर के। पहला, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक है, और दूसरा, जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है इसका निर्माण इसी बसंत देव ने करवाया था। तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, जो पहला परिवार था ये बसंत देव का परिवार, इसके बाद बसंत देव के बाद इसका पुत्र राजा बनता है, दूसरा राजा। ठीक है, इस वंश का, लेकिन उसका नाम जो बागेश्वर लेख है जहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, स्पष्ट पढ़ने लायक वहां पर नहीं है। तो सीधा तीसरे राजा का नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा राजा कौन था बसंत देव राजवंश का? यह था खरपर देव। खरपर देव के बारे में बोला जाता है कि यह ललित आदित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण के समय यहां का शासक था। हालांकि ज्यादातर माना जाता है कि जब ललित आदित्य मुक्तापीड़, ये कौन था ललित आदित्य मुक्तापीड़? ये कश्मीर का राजा था। माना जाता है जब इसने यहां पर आक्रमण किया तो उस समय यहां का शासक बसंत देव था। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे खरपर देव के समकालीन माना गया है। तो हम इसे खरपर देव के समकालीन मानेंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम टाइम इसी को कवर किया है। परीक्षा वाणी में आपका इसी को दिया गया है, साथ में बीएस नेकी में। तो ज्यादा रेफरेंस हमें खरपर देव का मिलता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप फिर उसको भी ध्यान में रखें, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें यहां पर बताई। ठीक है, ललित आदित्य मुक्तापीड़, इसके आक्रमण की जानकारी हमें कहां से मिलती है कि इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? यह जानकारी हमें रास तरंगणी से मिलती है। रास तरंगणी कल्हण की रचना है। कल्हण का जो संबंध रहा है वो कश्मीर से रहा है। रास तरंगणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, और जो ललित आदित्य मुक्तापीड़ है ये कश्मीर का राजा है। तो इसके आक्रमण की जानकारी हमें रास तरंगणी से मिलती है। किसकी रचना है? कल्हण की रचना है। अगर हम खरपर देव की बात करें, इसके पुत्र का नाम कल्याण राज था। हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके बाद यही राजा बनता है। अब बात करेंगे खरपर देव वंश का अंतिम राजा कौन था? यह था त्रिभुवन राज। खरपर देव वंश, ठीक है, यानी कि जो आपका बसंत देव ने वंश स्थापित किया था, पहला परिवार, उस वंश का अंतिम राजा त्रिभुवन राज था। इसने व्याघ्रेश्वर देवता यानी बागेश्वर के मंदिर को भूमि दान करी थी। इसका नाम भी याद करना है भूमि दान में। ठीक है, अब यहां पर कार्तिकेयपुर में दूसरे परिवार का शासन होगा। हमने बात करी ना 3 परिवारों ने शासन किया था, तो पहला परिवार खत्म। अब आता है दूसरा परिवार। देखिए, पाल नरेश धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। जो पाल नरेश था, बंगाल में पूरा पाल नरेशों का शासन था, और इसमें सबसे जो इनका प्रमुख राजा था पाल नरेशों का, वो था धर्मपाल। इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, और इसके आक्रमण की जानकारी हमें नालंदा अभिलेख से मिलती है। जब इसने यहां पर आक्रमण किया तो उस समय माना जाता है कि यहां पर आपका त्रिभुवन राज का ही शासन था, लेकिन इसके आक्रमण के बाद सत्ता पलट चुकी थी और कार्तिकेयपुर राज्य में दूसरे परिवार की स्थापना हो चुकी थी, जिसका संस्थापक निंबर देव था। इसको याद करेंगे।
प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव, दूसरे परिवार का संस्थापक निंबर देव। निंबर देव ने पालों से संधि करी थी। क्वेश्चन बनेगा किस कार्तिकेयपुर राजा ने पालों के साथ संधि करी थी? पाल नरेश धर्मपाल के साथ संधि करी थी, तो वो था आपका निंबर देव। निंबर देव किस धर्म को मानता था, किस का अनुयायी था पूछा जा सकता है, तो यह शैव धर्म को मानता था। इसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया, इसको भी याद करेंगे। विमानों का निर्माण यानी कि मंदिरों के शिखर का निर्माण जागेश्वर में किसने करवाया? निंबर देव ने करवाया। इसे शत्रुहंता के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस राजा को शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका निंबर देव। ठीक है। उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? तो पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास ईष्टगण देव के द्वारा किया गया। ये ईष्टगण देव निंबर देव का बेटा था। ठीक है, निंबर देव के बाद ही ये गद्दी पर बैठता है और इसी ने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ये भी क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। इसी ईष्टगण देव ने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश मंदिर, नटराज मंदिरों का निर्माण भी करवाया। तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण यानी मंदिरों के शिखरों का निर्माण निंबर देव ने करवाया और जागेश्वर में इन प्रमुख मंदिरों का निर्माण ईष्टगण देव ने करवाया। ईष्टगण देव को लेकर आपको दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पर याद करने हैं। जो हमने यहां पर देखा, पहला इसने प्रयास किया एक सूत्र में बांधने का, सबसे पहले इसी ने किया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद करना ही करना है, लेकिन जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आते हैं और केदारनाथ में 820 ईस्वी में वो अपने प्राण त्याग देते हैं। माना जाता है कि वो ईष्टगण देव के काल में ही उत्तराखंड में आए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है, याद करेंगे। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना पूछा गया है किन राजाओं के काल में आए थे, तो कार्तिकेयपुर राजा। अब अगर राजा का नाम पूछ ले तो ईष्टगण का नाम आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ईष्टगण देव का पुत्र कौन था? ललित सूर्यदेव। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, तो आप बताएंगे ललित सूर्यदेव। कौन था ललित सूर्यदेव? ईष्टगण देव का बेटा था। ठीक है, सबसे ज्यादा ताम्रपत्र जो हमें मिले हैं वो ललित सूर्यदेव के ही मिले हैं। इसको भी आपने याद करना है। सबसे ज्यादा ताम्रपत्र हमें किसके मिले हैं? ललित सूर्यदेव के मिले हैं। इसके हमें 2 ताम्रपत्र पांडुकेश्वर से भी मिले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो पांडुकेश्वर से हमें ताम्रपत्र मिले हैं उसमें ललित सूर्यदेव को क्या बोला गया है? ललित सूर्यदेव को धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बोला गया है। ये क्वेश्चन बनता है इनमें से किस राजा को जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है उसमें धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बोला गया है? ललित सूर्यदेव। कार्तिकेयपुर वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे ज्यादा ताम्रपत्र इसी के मिले हैं, इसको याद करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बैजनाथ में नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बैजनाथ में नारायण मंदिर ये बनवाया सामा देवी ने। सामा देवी कौन थी? देखिए, ललित सूर्यदेव की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था लया देवी और एक का नाम था सामा देवी। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने पमार वंश का एक क्वेश्चन है उसमें भी देखा कि जो आपका विश्वनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? महारानी खनेती ने। महारानी खनेती कौन थी? सुदर्शन शाह की पत्नी। तो जब पेपर में क्वेश्चन आया उसने ऑप्शन में खनेती को ना देकर सीधा उनके पति को ही यानी कि सुदर्शन शाह का नाम डाल दिया। तो हो सकता है पूछ लिया जाए नारायण मंदिर का निर्माण बैजनाथ में किसने करवाया, तो आप ललित सूर्यदेव या उसकी पत्नी सामा देवी को याद करेंगे। ठीक है, बनाया सामा देवी ने था, ललित सूर्यदेव की पत्नी थी। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला कार्तिकेयपुर नरेश कौन था? तो कौन सा राजा था जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया? भूदेव। भूदेव ललित सूर्यदेव का पुत्र था। ठीक है, बैजनाथ मंदिर के निर्माण में इसने सहयोग किया, इसको भी याद करनी है। ठीक है, पूछा जाता है। अगला है, अब तीसरा वंश आएगा सलुणा आदित्य वंश। इस वंश की स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना इच्छर देव ने करी और ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कार्तिकेयपुर में तीसरे परिवार था, उसका नाम है सलुणा आदित्य वंश और इस वंश का संस्थापक इच्छर देव था। ठीक है, इच्छर देव ने भुवन विख्यात की उपाधि धारण करी थी। भुवन विख्यात के नाम से किसे जाना जाता है? इच्छर देव को जाना जाता है।
इच्छर देव के बाद देसादेव राज बना, उसके बाद पद्मदेव राजा बना और उसके बाद आता है कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक। कौन था? कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक सुभिक्षराज देव था और यह भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हाईकोर्ट 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक का नाम बताइए। सही आंसर जो माना गया सुभिक्षराज देव को माना गया, क्योंकि इसके बाद राजधानी कहां चली जाएगी? कत्यूर घाटी में। तो कार्तिकेयपुर में शासन करने वाला अंतिम राजा कौन है? सुभिक्षराज देव। ठीक है। इस वंश के अवसान पर कहा जाता है कि सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। कौन से वंश के बारे में बोला जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है। यह क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। शंकराचार्य ने केदारनाथ में प्राण कब त्यागे थे? तो कब त्यागे थे? 820 ईस्वी में उन्होंने प्राण त्यागे थे। ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। किन राजाओं के काल में आए थे? कार्तिकेयपुर राजा। और एग्जैक्ट राजा का नाम हमने ऊपर देखा, ईष्टगण के काल में। ठीक है। कत्यूर घाटी में आसंती देव ने राज्य स्थापित किया था। इसके बाद क्या हुआ? जो राजधानी कार्तिकेयपुर में थी वहां से राजधानी हटाकर कौन ले गया? आसंती देव। और इसने राजधानी जो जोशीमठ में थी यानी जो कार्तिकेयपुर में थी वहां से हटाकर ये रणचूला कोट जो कि बैजनाथ कत्यूर घाटी में है वहां ये राजधानी ले गया। ठीक है। इसको भी याद करेंगे, आसंती देव इसका नाम था। ठीक है। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन है? अब ये कत्यूरी वंश का है जो बैजनाथ में कत्यूर घाटी में कत्यूरी वंश स्थापित हुआ, वहां का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव। और ये ठीक अंतिम शासक नहीं था, अंतिम शक्तिशाली शासक अगर पूछा जाएगा, अंतिम प्रभावी शासक, क्योंकि उसके बाद कत्यूरी जब कार्तिकेयपुर से बाहर निकले तो कत्यूरी कई सारी शाखाओं में टूट गए थे, अलग अलग शाखाओं में ये राज कर रहे थे। जो मेन कत्यूरी थे वो आपके रणचूला कोट यानी कि जो कत्यूर घाटी है वहां पर शासन कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी ये इधर उधर फैले हुए थे, लेकिन शक्तिशाली नहीं थे। तो शक्तिशाली अंतिम राजा कौन था? ब्रह्मदेव। इसका नाम भी आपने याद करना है। अब कुछ कत्यूरी प्रशासन के अधिकारियों के नाम हम यहां पर देखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। गिरिद्वार के रक्षक को क्या बोला जाता था? तो कत्यूरी काल में या कार्तिकेयपुर काल में गिरिद्वारों के रक्षक को घटपाल बोला जाता था। सीमाओं के रक्षक को बोला जाता था प्रांतपाल। अपराधी को पकड़ने वाले को दोषप्राधिक बोला जाता था। भूमि की नाप करने वाले को प्रभातार बोला जाता था। जो कर अधिकारी होते थे कार्तिकेयपुर काल में या कत्यूरी काल में उनको भोगपति या शौल्किक बोला जाता था। पशुओं से दूध आदि प्राप्त करने वाले को आभीर बोला जाता था। कार्तिकेयपुर काल में पैदल सेना का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था? तो उसे गौलमिक बोला जाता था। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या बोला जाता था कार्तिकेयपुर काल में? तो तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसे कर्मांत बोला जाता था और ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली का कार्य कौन करता था? इसका नाम था नरपति। काम क्या था इसका? वसूली करना नदी घाटों पर और उसकी देखभाल करना कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। व्यक्तियों पर निगरानी रखने का काम कौन करता था? ये करता था वर्मपाल। राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? क्षेत्रपाल रखता था। भूमि के अभिलेख कौन रखता था? तो ये रखता था उपचारिक। ठीक है। जो उपचारिक नामक अधिकारी होता था ये भूमि के अभिलेखों को अपने पास संभाल कर रखता था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। खनिजों व वनों की रक्षा कौन करता था? तो ये करता था खंडपति। इसको भी याद करेंगे। तो कार्तिकेयपुर के ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी जिनको हमने देखा। और एक और चीज फ्रेंड, ये हमारी एक रिवीजन सीरीज है जिसमें हम सारे शॉर्ट नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट बुक्स की। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारी अलग अलग सीरीज हैं, आप उनको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम पे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कहाँ से पढ़े, कौन सी किताब को पढ़ें, तो सभी किताबों का मिक्सचर आपको यहाँ पे इस सीरीज में देखने को मिल जाता है रिवीजन के तौर पे। अब हम हमारे तीसरे टॉपिक पर चलेंगे। दो टॉपिक हमने कर दिए, कत्यूरी राजवंश पढ़ लिया और उनके अधिकारियों को देख लिया। अब हम कुमाऊं के चंद राजवंश के बारे में बात करेंगे। सभी राजाओं की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, उनसे केवल फैक्टों की बात करेंगे और फिर इनके टैक्सेस के बारे में, किलों के बारे में, प्रशासन के बारे में बात करेंगे। चलिए, चंद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था।
चंद वंश की स्थापना कब हुई थी? सीधा क्वेश्चन। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं चंद्रवंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई। एटकिंसन कहते हैं 953 में हुई। अजय सिंह रावत कहते हैं 1025 में हुई। जो सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, जो आयोग मानता है, वो बद्रीदत्त पांडे को फॉलो करता है। 700 ईस्वी ज्यादातर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो 700 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ज्यादातर सही माना जाता है। तो चंद वंश की स्थापना 700 ईस्वी में मानी जाती है। सोमचंद इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, माना जाता है कि शुरुआत में ये इतने शक्तिशाली नहीं थे। ये एक तरीके से यहाँ पर कौन थे? एक सामंत राजा, यानी कि एक मांडलिक राजा के रूप में ये शासन करते थे। हालांकि जो इनकी डेट लाइन है, अगर हम इनके काल की बात करें, कटूरियों के साथ मैच नहीं खाती है, लेकिन फिर भी आपको इसी को लेकर पढ़ना है और इसी को लेकर के आपको सारे फैक्टों को याद करना है। ठीक है, सोमचंद को लेकर के 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, उन सबको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, चंद्रवंश का संस्थापक। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है कि चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद है या तोहरचंद है। तो इसको आपने टिक नहीं करना है। आयोग सोमचंद को ही चंद्रवंश का संस्थापक मानता है। तोहरचंद इस वंश का 23वां राजा था। ठीक है, सोमचंद कहां से आया था? तो सोमचंद झूसी प्रयाग से आया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है। सोमचंद किसका उपासक था? तो सोमचंद भगवान शिव का उपासक था। सोमचंद की राजधानी यानी कि चंद्रवंश की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो चंद्रवंश की शुरुआती राजधानी चंपावत में थी। ठीक है, सोमचंद ने चंपावत में किले का निर्माण करवाया था, जिसे हम राजबुंगा का किला कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, राजबुंगा का किला कहां है? चंपावत। किसने बनवाया? सोमचंद ने बनवाया। ठीक है, ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की शुरुआत किसने करी? तो ये भी शुरुआत करी थी सोमचंद ने। ठीक है, यानी गांवों में जो पंचायत व्यवस्था है कुमाऊं के अंदर, इसको शुरू करने का श्रेय भी चंदों को जाता है और चंदों में सोमचंद को जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, पेपर में बना है। तत्कालीन डोटी नरेश कौन था जब सोमचंद कुमाऊं में आया? तो सोमचंद के समकालीन डोटी नरेश था जयदेव मल, और यही माना जाता है कि यही डोटी नरेश था जिसके अंडर में सोमचंद एक मांडलिक राजा के रूप में शासन करता था और इसको नियमित टैक्स देता था। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी? तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति सोमचंद ने करी थी। ठीक है, इसके अलावा चाराल का गठन किसने किया? चाराल यानी कि 4 किलेदारों का गठन किया गया, जिसमें बोरा, कारकी, तड़हागी और चौधरी शामिल थे। ये 4 किलेदारों को नियुक्त किया था सोमचंद ने और इन्हीं किलेदारों को चाराल बोला जाता था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सोमचंद के द्वारा जो ये चाराल को गठन किया गया था, जो ये 4 किलेदार नियुक्त किए गए थे, मूलतः ये लोग कहां के थे? तो ये आपके नेपाल के थे। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, सोमचंद ने दूनकोट के राजा रावत राजा को पराजित किया था। यह भी बन सकता है, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, तो ये सोमचंद को लेकर के बिल्कुल टू द फैक्ट हमने यहां पर देखे। अब बात करेंगे आगे के राजाओं के बारे में। कुमाऊं में रेशम के कारखाने किसने लगवाए थे? तो कुमाऊं में रेशम के कारखाने इंद्रचंद ने लगवाए थे। इंद्रचंद चंद्रवंश का चौथा राजा था और इसी के काल में कुमाऊं में रेशम के कारखाने लगवाए गए थे। हम सभी जानते हैं रेशम सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ था, सबसे पहले जब ये प्रोड्यूस हुआ, ये चाइना में हुआ था। चाइना से होते हुए ये जो रेशम था आपका नेपाल गया और फिर वहां से होते हुए ये भारत में आया, क्योंकि जो इंद्रचंद था इसके नेपाल के साथ जो वहां की रानी थी उनके साथ अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से जो चाइना का रेशम था नेपाल के थ्रू इंडिया में आया, कुमाऊं के अंदर आया। तो क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं में रेशम के कारखाने किसने लगवाए? इंद्रचंद ने लगवाए। और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है रेशम के कारखानों से रिलेटेड कि इनमें से किस चंद राजा का चाइना के साथ व्यापारिक संबंध था, तो वो भी इंद्रचंद को ही माना जाता है। हालांकि डायरेक्ट नहीं था, नेपाल के माध्यम से था। ठीक है, जो रेशम बुनकर होते थे उनको पटुआ बोला जाता था। ठीक है, जो रेशम बुनकर होते थे, जब इसने रेशम के कारखाने लगवाए तो देश विदेशों से इसने रेशम बुनकरों को बुलवाया और उन्हीं को पटुआ बोला जाता था। और रेशम के अच्छे उत्पादन के लिए एक प्रथा उस समय प्रचलित हुई जिसे पटरंग वाली प्रथा बोला जाता था।
पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे है? इसका संबंध है अच्छा रेशम उत्पादित करने से या ज्यादा रेशम उत्पादन से। ठीक है, तो पटरंग वाली प्रथा रेशम उत्पादन से संबंधित है। इसमें होता क्या था? तो जितना आप झूठ बोलेंगे उतना अच्छा रेशम होगा, उतना ज्यादा रेशम का उत्पादन होगा, इस प्रथा में माना जाता था। तो आपको झूठ फैलाना है, जितनी ज्यादा हो सके झूठी बातें आपको फैलानी है। किसके तहत? पटरंग वाली प्रथा। क्वेश्चन बनता है, इसको याद करेंगे। अगला है, खसों से पराजित होने वाला चंद राजा कौन था? तो खसों से पराजित हुआ था वीणा चंद। दो राजाओं के नाम आपने याद करने हैं, एक वीणा चंद और एक वीर चंद। ठीक है, वीणा चंद की बात करें, वीणा चंद का शासनकाल लगभग 856 के आसपास माना जाता है, और वीर चंद के शासनकाल की बात करें तो ये लगभग 1065 से शुरू होता है। ये दोनों एक के बाद एक राजा बने थे, लेकिन अंतर यहां पर 200 सालों का है। कारण क्या है वो यहां पर आपको दिख रहा है। देखिए, खसों का जहां पर पराजित हुआ, खसों से वीणा चंद, उसके बाद कुमाऊं के ऊपर चंद वंश खत्म हुआ थोड़े समय के लिए, और लगभग 200 सालों तक खस शासन कुमाऊं में स्थापित हो गया। 200 सालों तक खस शासन चला। पहला खस राजा, उसका नाम बीजड़ था। अंतिम खस राजा, उसका नाम सौपाल था। इस सौपाल को वीर चंद ने पराजित किया और कुमाऊं में दोबारा से चंद वंश की स्थापना करी। तो दो क्वेश्चन, कौन खसों से हारा और किसने खसों को हराया, दोनों आपको याद करने हैं। ठीक है, खसों को किसने पराजित किया? तो हमने देख लिया, वीर चंद ने किया। पुनः चंद वंश की स्थापना करी वीर चंद ने, और इसमें इसका सहयोग करा इसके सेनापति श्री सोन खड़ायन ने। क्वेश्चन बन जाएगा, श्री सोन खड़ायन किसका सेनापति था? यह आपके वीर चंद का सेनापति था, जिसने दोबारा से यहां पर चंद वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अशोक चल का आक्रमण कुमाऊं पर कब हुआ था? तो अशोक चल नेपाल का ये शासक था, इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था 1191 में। इसे आपने याद करना है। ठीक है, कौन था उस समय चंद राजा? नानकी चंद उस समय शासन कर रहा था। नानकी चंद जो 1177 से लेकर 1195 के काल में राजा था, और उसी के काल में अशोक चल जो नेपाल का था, उसने यहां पर आक्रमण किया था। इसे आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्षदेव जोशी चंद वंश का संस्थापक किसे मानते हैं? तो हर्षदेव जोशी के द्वारा चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद को माना जाता है, लेकिन हम ऊपर क्लियर कर चुके हैं, थोहर चंद आपने याद नहीं करना। अगर हर्षदेव जोशी का नाम लेकर पूछेगा तो आपका यहां पर थोहर चंद कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर याद करना, एक इंपॉर्टेंट किताब है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं और गढ़वाल। इस किताब के रचयिता है डब्ल्यू फ्रेजर, और डब्ल्यू फ्रेजर भी थोहर चंद को ही चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। इसको भी याद करना है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भीमताल में किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भीमताल में किले का निर्माण त्रिमल चंद ने करवाया था। भीमताल आप जानते हैं नैनीताल में है। नैनीताल को पूर्व काल में छकाता बोला जाता था, छकाता परगना के अंतर्गत ये आता था, और चंद राजा त्रिमल चंद ने छकाता परगने को जीता और यहां पर भीमताल में एक किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, पहला चंद शासक जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए कौन था? तो अपने अभिलेख यानी चंद वंश का प्राचीनतम जो हमें अभिलेख मिला है वो किसका मिला है? तो वो हमें अभय चंद का मिला है। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। चंद वंश का प्राचीनतम अभिलेख ये हमें लगभग 1360 का अभिलेख है, अभय चंद का अभिलेख है, और चंद वंश का सबसे प्राचीनतम सबसे पहला अभिलेख इसे माना जाता है। ठीक है, दिल्ली जाने वाला पहला चंद राजा कौन था? तो दिल्ली जाने वाला पहला चंद राजा गरुड़ ज्ञानचंद था। गरुड़ ज्ञानचंद को ज्ञानचंद प्रथम भी बोला जाता है। तो ज्ञानचंद प्रथम या गरुड़ ज्ञानचंद दिल्ली जाने वाला पहला चंद राजा था। दिल्ली में गया, उस समय दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक शासन कर रहा था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बनता है, ज्ञानचंद प्रथम को गरुड़ की उपाधि किसने दी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। चंदों का जो राज्य चिन्ह था, आगे हम पढ़ेंगे, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था। ये पेपर में पूछा गया है। लेकिन जो ये गरुड़ ज्ञानचंद था, इसका राज्य चिन्ह भी गरुड़ था। ठीक है, इसको भी ध्यान करेंगे। ठीक है,
सर्वाधिक अवधि तक रहने वाला चंद राजा भी कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। ये लगभग आपका 1374 में शासक बन जाता है और लगभग 1419 तक, यानी कि लगभग 45 से 46, क्योंकि कहीं पर 1420 है, इस तरीके से, तो 45 से 46 सालों तक ये राजा बना रहता है। सबसे लंबी अवधि तक राज करने वाला चंद राजा कौन है? गरुड़ ज्ञानचंद है। ठीक है। इसके सेनापति का क्या नाम था? तो सेनापति था इसका नीलू कठायत। ठीक है, नीलू कठायत को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। काफी प्रतापी इसका ये सेनापति था, जिसकी हत्या खुद गरुड़ ज्ञानचंद करवाता है। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, इसने नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बनेगा नीलू कठायत को, पहला क्वेश्चन किसका सेनापति था? गरुड़ ज्ञानचंद। और नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि किसने दी? गरुड़ ज्ञानचंद। हत्या किसने करवाई? गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, नेक्स्ट है, बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो चंपावत में बालेश्वर मंदिर है, कहां जाता है इसका निर्माण, या कहीं इसका जीर्णोद्धार की बात करें, उद्यान चंद ने करवाया था। ठीक है, उद्यान चंद ने इस मंदिर का निर्माण या जीर्णोद्धार शुरू तो करवा दिया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। जल्द ही इसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत छोटा इसका कार्यकाल था। 1420 में राजा बनता है, 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके कार्य को पूरा करवाता है इसका पोता विक्रमचंद। इसको आपने याद करनी है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पूछा जाता है यहां से भी। समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला चंद शासक कौन था? तो समाज में जितने भी लोग थे सभी की मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार करी थी भारती चंद ने। क्यों तैयार करी थी? क्योंकि इसने डोटी से 12 वर्ष युद्ध लड़ा था। हमने ऊपर बात करी जो सोमचंद था, सोमचंद से लेकर के भारती चंद से पहले तक के सभी राजा डोटी के नरेश के अधीन थे, उसको टैक्स देते थे। लेकिन भारती चंद स्वतंत्र होना चाहता था। 1437 में यह राजा बनता है और 1450 तक ये गद्दी पर रहता है। ठीक है, इसने डोटी पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के लिए इसने समस्त जातियों की एक सेना का निर्माण किया। डोटी पर इसने आक्रमण किया, 12 वर्ष युद्ध लड़ा और फिर वहां से इसने डोटी के राजा को पराजित किया और पहला स्वतंत्र शासक बना। तो क्वेश्चन बनेगा चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? आप बताएंगे भारती चंद था। 12 वर्ष युद्ध किसने लड़ा? भारती चंद ने। समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला, या फिर इनमें से किस राजा की सेना में समाज के या समस्त जातियों के लोग थे? भारती चंद। ठीक है, जब इसने डोटी पर आक्रमण किया उस समय डोटी का नरेश जयमल था। इसको भी याद करेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, जयमल को कहीं पर यक्षमल भी लिखा गया है, इसको भी याद करना है। ठीक है, जयमल था। जब हमने ऊपर बात करी सोमचंद के काल में, जब सोमचंद यहां पर आया था, चंद्रवंश की स्थापना हुई, तब कौन था? तब जयदेव मल था और अब जयमल था। ठीक है, नायक जाति की उत्पत्ति इसी के काल में होती है, भारती चंद के काल में, जिसका कारण चंद सैनिक माने जाते हैं। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है, पूछा जा चुका है पेपर में कि नायक जाति की उत्पत्ति का कारण कौन थे? तो चंद सैनिक थे। ठीक है, प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौनियान के साथ द्वंद्व युद्ध का विवरण मिलता है भारती चंद का। क्वेश्चन बनेगा जो प्रसिद्ध कुमाऊं की एक वीरांगना है भागा धौनियान, इनके साथ जो द्वंद्व युद्ध है इसका विवरण या इसकी जानकारी हमें किसके साथ मिलती है? कौन से चंद राजा के साथ? भारती चंद के साथ। ठीक है, चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? देखिए, चंद राजाओं में पहला भूमि बंदोबस्त रतन चंद के द्वारा करवाया गया था। रतन चंद भारती चंद का बेटा था। भारती चंद के बाद ये गद्दी पर बैठता है। हालांकि भारती चंद की मृत्यु होती नहीं है, जो हमने बात करी ना 1450 में वो गद्दी से हट जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। वो रतन चंद को राजा बना देता है, क्योंकि रतन चंद ने इसकी काफी मदद करी थी डोटी को जीतने में। अब हुआ ये कि चंद राजा पहले छोटे से एरिया में शासन कर रहे थे, अब इन्होंने डोटी को भी अपने अधिकार में ले लिया, तो अब इनको भूमि बंदोबस्त की आवश्यकता पड़ी और चंद राजाओं में पहला भूमि बंदोबस्त रतन चंद ने किया। यह क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। ठीक है, प्रथम चंद शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा कीर्ति चंद था। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, कीर्ति चंद 1488 में राजा बनता है और 1503 तक रहता है। इससे पहले के जितने सारे चंद राजा थे, जैसे हमने बात करी भारती चंद से पहले, सब डोटी के अधीन थे, उसको टैक्स देते थे। लेकिन जब भारती चंद स्वतंत्र हो गया,
उसके बाद आत्मचंद आया, उसने भी क्या करा, रतनचंद आया, रतनचंद ने आके भूमि बंदोबस्त कर दिया, प्रशासनिक में उसने सारा काम किया। हालांकि रतनचंद के काल में डोटी में फिर से विद्रोह हुआ था, नागमल्ल ने वहां पर विद्रोह किया था, लेकिन उसने उसको भी दबा दिया था, वापस डोटी को अपने अधिकार में कर दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद रतनचंद के बाद राजा बनता है कीर्तिचंद। अब चंद वंश गढ़वाल की तरफ एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं, विस्तार के बारे में सोचते हैं। गढ़वाल पर पहला आक्रमण करने वाला चंद राजा कीर्तिचंद था। और इस समय गढ़वाल का राजा कौन था, इस समय गढ़वाल का राजा था अजयपाल, ठीक है। पहले युद्ध में कीर्तिचंद अजयपाल को पराजित कर देता है, 1491 में यह हुआ था। अगले साल दोबारा से अजयपाल जो है वो अब कीर्तिचंद पर अटैक करेगा और इस युद्ध में अजयपाल कीर्तिचंद को पराजित कर देता है। तो चंद वंश का पूछेगा पहला राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, कीर्तिचंद। गढ़वाल का पूछेगा पहला राजा जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया, तो अजयपाल, ठीक है। चलिए, सूरवंश के विद्रोही खवास खान को किसने शरण दी थी? सूरवंश का एक विद्रोही खवास खान, ये भागकर उत्तराखंड में आया, कुमाऊं में गया और इसे शरण दी थी माणिक चंद ने। इसका नाम भी आपने याद करना है। माणिक चंद का उल्लेख हमें अब्दुल्ला की किताब तारीख-ए-दाऊदी में देखने को मिलता है, क्वेश्चन बन सकता है। वह चंद राजा जो राजधानी आलमनगर ले गया था, तो आलमनगर यानी अल्मोड़ा की बात हो रही है। अल्मोड़ा राजधानी ले जाने वाला कौन था? भीष्मचंद था। इसने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण भी करवाया। यह क्वेश्चन भी बनता है, अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद ने करवाया था। हालांकि पूरी राजधानी ये स्थापित नहीं कर पाया, उसी से पहले एक खस सरदार था जिसका नाम था गजुवा, वो इसकी हत्या कर देता है। तो इसको भी आपने याद करना है। लेकिन राजधानी कौन लेकर गया? यहां पर भीष्मचंद लेकर गया और खगमरा किले का निर्माण इसने करवाया। लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अल्मोड़ा में लाल मंडी किला है, इसका निर्माण बालो कल्याण चंद ने करवाया। भीष्मचंद के बाद ये गद्दी पर बैठता है। भीष्मचंद जिसने राजधानी ट्रांसफर तो कर दी थी लेकिन पूरी बना नहीं पाया। राजधानी बनती कब है चंद्रवंश की? अल्मोड़ा, ये बनती है बालो कल्याण चंद के काल में। इसको भी आपने याद करना है। और इसी ने वहां पर लाल मंडी किले का निर्माण भी करवाया, इसको भी याद करेंगे। इसके अलावा नीलपोखर में महल का निर्माण, जिसे वर्तमान में पलटन बाजार कहा जाता है, इसका निर्माण भी बालो कल्याण चंद ने करवाया था, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं, नीलपोखर में महल और लाल मंडी का किला। और अल्मोड़ा राजधानी कब बनी? इसी के काल में 1563 में, ठीक है। किसके शासन काल में हुसैन खां टुकड़िया ने तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो किसके शासन काल में किया था? यह किया था रुद्रचंद के काल में, ठीक है। अकबर से रुद्रचंद की भेंट कब होती है, कहां होती है? तो अकबर और रुद्रचंद ये दोनों समकालीन थे। रुद्रचंद और अकबर की मुलाकात 1588 में होती है और यह मुलाकात लाहौर में होती है। इसे आपने याद करना है, जगह पूछी जाती है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार करी? तो इसने स्वीकार करी 1587 में। उसके बाद अगले ही साल 1588 में यह अकबर से मिला। और तीसरा क्वेश्चन, कहां पर मिला? लाहौर में मिला, ठीक है। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी, घोड़े आदि तोहफे में दिए थे। तो इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नागौर की लड़ाई में हिस्सा लिया। जब ये अकबर से मिलने गया तो फिर अकबर के कहने पर इसने नागौर की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा वीरता दिखाई, जिससे अकबर इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और फिर इसे तराई का सूबेदार वो नियुक्त कर देता है। फिर ये वापस आता है तराई भाबर में और ये फिर रुद्रपुर की स्थापना करता है। इसको भी आपने याद करना है। रुद्रचंद के सेनापति का क्या नाम था? रुद्रचंद का एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था पुरुषोत्तम पंत। इसे पुरखू पंत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी पुरुषोत्तम पंत की मदद से रुद्रचंद ने सिरा जीता था, ठीक है। रुद्रचंद का जो पिता था बालो कल्याण चंद, वो सिरा राज्य चाहता था लेकिन सिरा राज्य उसे मिला नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मिला, बहुत लंबी कहानी है। ऑलरेडी हम इसको जब हमने चंद्रवंश पढ़ा है एक मास्टर वीडियो में, उसमें मैं आपको बता चुका हूं। तो जो बालो कल्याण चंद था वो सिरा जीतना चाहता था लेकिन नहीं जीत पाया। रुद्रचंद की मदद करी सिरा जीतने में इसके सेनापति पुरुषोत्तम पंत ने। इसका नाम आपने याद करना है, ठीक है।
किस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा गया? तो पुरुषोत्तम पंत आपके ग्वालदम के युद्ध में मारा गया, जिसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध 1581 में लड़ा गया। यह युद्ध रुद्रचंद और साथ में जो गढ़वाल का राजा था बलभद्र शाह और सुकालदेव, इनके बीच आपस में लड़ा गया। यानी एक तरफ रुद्रचंद था और दूसरी तरफ आपके बलभद्र शाह और सुकालदेव थे। सुकालदेव को अंतिम कत्तूरी माना जाता है, अंतिम कत्तूरी शासक माना जाता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि शक्तिशाली में कौन है? ब्रह्मदेव को माना जाता है, लेकिन अंतिम कत्तूरी राजाओं में सुकालदेव का नाम भी आपको याद करना है, ठीक है। इसकी हत्या रुद्रचंद ही करता है इसी युद्ध के बाद। इसी युद्ध में इसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है, इसे आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसके साम्राज्य का वर्णन विलियम फिंच ने किया है। तो विलियम फिंच ने रुद्रचंद के साम्राज्य के बारे में जानकारियां दी हैं। युवाओं को संस्कृत शिक्षा के लिए बनारस और कश्मीर किसने भेजा था? रुद्रचंद ने भेजा था। रुद्रचंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसने एक ग्रंथ की रचना करी, त्रैवेणिक धर्म निर्णय जिसको बोला जाता है। इसके अलावा उषा रुद्र गोदिया और एक इसने पक्षी आखेट पर रचना करी, जिसे सैनिक शास्त्र बोला जाता है। ये सारी रचनाएं रुद्रचंद की हैं। अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद ने ही करवाया था, ठीक है। इसके काल में सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विश्वा बोला जाता था। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, रुद्रचंद के काल में सामान्य जनता को क्या बोला जाता था? पौड़ी 15, कहीं पर 15 है, कहीं पर 15 है, तो पौड़ी 15 विश्व इसको बोला जाता था, ठीक है। गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? यह था लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल के ऊपर 7 बार असफल आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल का राजा मानशाह था, मानशाह के ये समकालीन था। 7 बार इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, 7 बार ये मानशाह से पराजित हुआ। इससे संबंधित किला है आपका श्यालबुंगा का किला। क्वेश्चन बनता है जैसे राजबुंगा का किला किससे रिलेटेड है? सोमचंद से। इसी प्रकार श्यालबुंगा का किला लक्ष्मीचंद से संबंधित है। इसका उपनाम था लखुली बिराली। लखुली बिराली उपनाम से किसे जाना जाता है? लक्ष्मीचंद को जाना जाता है, क्योंकि ये जब मुगलों के सामने जाता था, कहा जाता है कि उनके सामने ये पूरी भीगी बिल्ली बनकर रहता था, इसलिए इसे लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। न्योवावली और बिष्टावली नामक कचहरियों का निर्माण इसी के काल में हुआ था। तो 2 कचहरी, एक न्योवावली और बिष्टावली। पहली बात तो यही पूछ लेगा कि न्योवावली और बिष्टावली क्या हैं? क्या ये कर हैं? क्या ये भूमि के प्रकार हैं? क्या हैं? तो ये आपकी कचहरियां हैं, ठीक है। जो न्योवावली थी ये सामान्य जनता के लिए थी और जो बिष्टावली थी ये सैनिक मामलों के लिए थी, ठीक है। इनका निर्माण इसी के काल में होता है, ठीक है। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो इसी लक्ष्मीचंद ने करवाया, ठीक है। कहा जाता है कि 7 बार इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, 7 बार यह पराजित हो गया। 1602 में यह बागनाथ मंदिर में गया, यहां का इसने जीर्णोद्धार करवाया, पूजा पाठ किया और उसके बाद इसने 8वीं बार ट्राई किया गढ़वाल के ऊपर अटैक का, और तब इसको थोड़ी सी जीत वहां पर मिली। जब इसने 8वीं बार जब आक्रमण किया तो जो गढ़वाल का सेनापति था जिसका नाम था खतर सिंह, उसकी इसने हत्या कर दी। उस युद्ध में खतर सिंह मारा गया। तो एक छोटी सी विजय इसको मिली, क्योंकि लगातार 7 बार ये हार रहा था। उस विजय को इसने इतने बड़े उत्सव के रूप में मनाया। कुमाऊं के अंदर खतड़वा त्यौहार की इसने शुरुआत करी और आज भी कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। पशुओं का एक प्रमुख त्यौहार के रूप में उसे मानते हैं। खतड़वा त्यौहार की शुरुआत लक्ष्मीचंद के काल में ही हुई थी, इसको भी आपने याद करना है। और क्यों हुई थी? जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह, उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, जब इसने 8वीं बार आंशिक विजय इसको मिली थी, ठीक है। जहांगीर से इसने भेंट करी थी। जहांगीर से मुलाकात करने वाला चंद राजा कौन था? तो वो था आपका लक्ष्मीचंद। तुजुक के जहांगीरी में हमें लक्ष्मीचंद का नाम मिल जाता है। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे बोला जाता है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र बोला जाता है शक्ति गोसाई को। शक्ति गोसाई कौन था? शक्ति गोसाई कभी चंद्रवंश का राजा नहीं बना, ये आपके लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। रुद्रचंद के 2 प्रमुख बेटे थे,
बड़ा वाले बेटे का नाम था शक्ति गोसाई। ये जन्म से ही अंधा था, इसीलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र बोला जाता है। अब अंधे को तो राजा नहीं बना सकते थे, तो छोटा बेटा जो लक्ष्मीचंद था वो गद्दी पर बैठता है। लेकिन कहा जाता है कि राजा भले ही उस समय लक्ष्मीचंद था, लेकिन जो सारी नीतियां बनती थी, जो सारा प्रशासनिक कार्य चलता था, वो शक्ति गोसाई के द्वारा ही चलता था। ये भी बोला जाता है कि जो उसके टाइम पे जो हमने ऊपर कचहरियां देखी बनी वो लक्ष्मीचंद के काल में, लेकिन उसका श्रेय भी शक्ति गोसाई को जाता है। इसके अलावा जो ज्यूलिया और सिरती नामक टैक्स थे, सबसे पहले वो भी शक्ति गोसाई के ही दिमाग की उपज थे। ये सारी चीजें आपको याद करनी है, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति था लक्ष्मीचंद के काल में। ठीक है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षय रोग से मरने वाला चंद राजा कौन था? तो टीबी से मरने वाला चंद राजा था दिलीप चंद। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं तो सभी राजा जो आएंगे उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको देखते हुए चलेंगे। मल्ला महल के दरवाजों का निर्माण किसने करवाया था? मल्ला महल का निर्माण करवाया था रुद्रचंद ने, और इसके जो दरवाजे थे, द्वार थे, इनका निर्माण विजय चंद के द्वारा करवाया गया था। विजय चंद दिलीप चंद के बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, जब विजय चंद गद्दी पर बैठा तो विजय चंद के काल में ये केवल नाम मात्र का राजा था। इसके टाइम पे दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट थे, एक का नाम था आपके शकराम कार्की और एक था पीरू गुसाई, और एक और तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था विनायक भट्ट। इन तीनों के हाथों में वास्तविक सत्ता थी और इन्हीं की कठपुतली के रूप में काम करता था विजय चंद। लेकिन बाद में जब विजय चंद अपने अनुरूप काम करने लगा, इन तीनों को असुरक्षा महसूस होने लगी कि राजा हमारे हाथ से अब जा रहा है, तो इन्होंने विजय चंद की हत्या करवा दी थी। ठीक है, जागेश्वर में किस चंद राजा की मूर्ति है? तो जागेश्वर में आपको त्रिमल चंद की मूर्ति देखने को मिलती है, साथ में दीपचंद की मूर्ति भी जागेश्वर से आपको मिलती है। दोनों राजाओं का नाम याद करेंगे कि जागेश्वर के मंदिरों में किस राजा की मूर्ति मिलती है? त्रिमल चंद और दीपचंद की। ठीक है, यहां पर हम केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आप पूरे चंद्रवंश को स्टोरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, स्टोरी के रूप में सुनना चाहते हैं, काफी वो आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उम्मीद है कई सारे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी देख भी लिया होगा। हम केवल चंद्रवंश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहां पर कवर कर रहे हैं क्विक रिवीजन के लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको त्रिमल चंद से याद रखना है, पहला तो यही जागेश्वर में इसकी मूर्ति है। दूसरा, महीपति शाह से इसने कोसी का युद्ध किया था। कोसी का युद्ध 1635 में होता है त्रिमल चंद और महीपति शाह के मध्य में, और इसी युद्ध में महीपति शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसको भी याद करना है। महीपति शाह का निधन किस युद्ध में हुआ? कोसी के युद्ध में। किसके साथ हुआ था? त्रिमल चंद के साथ। ठीक है, कुमाऊं में जजिया कर किसने लगवाया था? तो कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला राजा था बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद की बात करें तो शाहजहां के समकालीन था, औरंगजेब के समकालीन था। शाहजहां के दरबार में ये गया था। शाहजहां ने इसको बहादुर की उपाधि दी। इसका नाम वैसे बाजा चंद था। ठीक है, तो बाजा चंद को बहादुर की उपाधि दी। बाज बहादुर के नाम से ये जाने जाने लगा, और फिर उसने अपने दरबार को, जो मुगल दरबार था, उसके समान बनाने का प्रयास किया। खुद को मुगलों की तरह इसने बनाने का प्रयास किया, और उसी क्रम में क्योंकि औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा से शुरू कर दिया था, इसने भी कुमाऊं में जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन बनता है, कुमाऊं में सबसे पहले जजिया किसने लगाया? बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, तराई पुनः प्राप्ति के लिए ये शाहजहां से मिलने गया था। जैसे हमने बात करी तो शाहजहां से मिलना गया। शाहजहां ने इसको बहादुर की उपाधि दी, इसे तराई का जमींदार नियुक्त किया। इसने आकर फिर तराई का प्रबंधन किया और फिर बाजपुर की स्थापना इसने करी। ठीक है, बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति लाया अल्मोड़ा के मल्ला महल में। बधानगढ़ पर इसने हमला किया, वहां से नंदा देवी की प्रतिमा ये कुमाऊं में लेकर आया, और अल्मोड़ा में जो मल्ला महल था उसमें इसने इस प्रतिमा को स्थापित किया। इसको भी याद करेंगे। इसके अलावा कौन दूसरा राजा था जो बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति लाया था? इसका नाम था ज्ञानचंद द्वितीय। ठीक है, ज्ञानचंद द्वितीय भी वहां से मूर्ति लेकर आया था। वो स्वर्ण प्रतिमा लाया था, ये भी लाया था, इसको भी याद करेंगे। हुणों को इसने पराजित किया, ताकलखाल किले को इसने जीता, और हुणों पर सीरती कर लगाया। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुणों को पराजित करने वाला,
ताकलखाल किले को जीतने वाला। ताकलखाल किला जो था वो उस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। जो तिब्बत के साथ व्यापार होता था भोटिया लोगों का, जो इधर के लोग थे कुमाऊं के, वो इसी किले के माध्यम से होता था। तो यहाँ पर हूण जो थे ये काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, और इसके अलावा जो यात्रा के लिए भी जो लोग जाते थे उनको भी काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे हूण। तो इनको पराजित किया बाज बहादुर चंद ने। ताकलखाल किले पर कब्जा किया। हूणों के ऊपर इसने सिरती कर लगा दिया था। सिरती कर क्या था? एक प्रकार का नगद टैक्स। ठीक है। मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंट भूमि दान देने की इसने शुरुआत करी। जो मानसरोवर की यात्रा पर जाते थे यात्री, उनके लिए इसने गूंट भूमि क्या होती थी? ऐसी भूमि जिससे जो भी आय होगी, जो भी राजस्व जिससे मिलेगा, वो मंदिरों की देखभाल के लिए होगा, या मंदिर के जो यात्री हैं, जो पुजारी हैं, उनके लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। तो ये मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंट भूमि दान देने की शुरुआत भी किसने करी थी? इसी राजा ने करी थी। ठीक है। बागेश्वर में पिननाथ मंदिर और भीमताल में भीमेश्वर मंदिर का निर्माण भी बाज बहादुर चंद ने करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाज बहादुर चंद को लेकर पूछा जाता है, पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल का निर्माण इसी राजा ने करवाया था। इस एक हथिया देवाल की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बनता है। इसे कुमाऊं का बलबन भी बोला जाता है। कुमाऊं का बलबन इसको क्यों बोला जाता है? देखिए, जब लक्ष्मी चंद गद्दी से हटा, लक्ष्मी चंद के बाद दिलीप चंद राजा बना, उसकी भी जल्दी मृत्यु हो गई क्षय रोग से। उसके बाद विजय चंद राजा बना, उसकी भी हत्या हो गई। फिर आया त्रिमल चंद भी उस तरीके से शक्तिशाली राजा नहीं बन सका। वो भी सारा टाइम डर डर के ही जिया कि कब उसकी भी हत्या कर दी जाए। ठीक है। तो उसके काल में जो चंद वंश था पूरी तरीके से हिल चुका था। चंद वंश को वापस से मजबूत करने का कार्य किसने किया? बाज बहादुर चंद ने। ठीक वैसे ही जैसे जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, इल्तुतमिश के बाद लगातार राजा बनते रहे, जाते रहे, रजिया सुल्तान बनी, रुकनुद्दीन फिरोज बना, लगातार बनते रहे। लेकिन जो गुलाम वंश था, तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, शक्तिशाली दोबारा से कब हुआ? इल्तुतमिश के बाद, जब बलबन राजा बना। इसीलिए जो आपका बाज बहादुर चंद है, इसे कुमाऊं का बलबन भी बोला जाता है। इसका छायाचित्र न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में रखा गया है। ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। किस चंद राजा का एक फोटो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में है? बाज बहादुर चंद का। बूढ़ा अत्याचारी शासक इसे ही बोला गया है। देखिए, इसने धर्म के काफी सारे काम किए। जो हूण थे, जो व्यापारियों को परेशान करते थे, मानसरोवर यात्रियों को परेशान करते थे, उनको पराजित किया, उन पर टैक्स लगाया। जो मानसरोवर यात्री थे उनके लिए गूंट भूमि दान करी। तो धार्मिक कार्य इसने काफी किए। लेकिन जब ये बूढ़ा हुआ अपने अंतिम समय में, इसने फिर अत्याचार करने शुरू कर दिए, और इसीलिए इसे बूढ़ा अत्याचारी शासक भी बोला जाता है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में पार्वतीश्वर और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। और पार्वतीश्वर मंदिर भी आपके अल्मोड़ा में है। इस मंदिर का निर्माण उद्योग चंद ने करवाया था। ठीक है। उद्योग चंद की बात करते हैं तो इसे तपस्वी शासक बोला जाता है। ठीक है। पूछेगा किस चंद राजा को तपस्वी शासक बोला जाता है? उद्योग चंद को बोला जाता है। किसने बोला था? तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रुद्रदत्त पंत, इन्होंने ही इसे तपस्वी शासक बोला था। डोटी के राजा देवपाल से इसने खैरागढ़ी की संधि करी थी। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डोटी पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा था भारती चंद, हमने ऊपर पढ़ा। डोटी पर दूसरा आक्रमण करने वाला जो राजा था वो था आपका उद्योग चंद। इसको भी आपने याद करना है। उस समय डोटी में देवपाल शासन कर रहा था, इसको इसने पराजित किया, इसके साथ एक संधि करी जिसे हम खैरागढ़ी की संधि कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, खैरागढ़ी की संधि कब हुई और किस किस के बीच हुई? उद्योग चंद देवपाल के बीच हुई, 1688 में हुई थी। ठीक है। इसको भी याद करेंगे। ऊपर हमने बात करी थी भारती चंद के बारे में, और उसके बाद उसके बेटे रतन चंद के बारे में, और हमने देखा था कि रतन चंद भी डोटी में गया था। नागमल ने जब विद्रोह किया था, वो आक्रमण नहीं था। भारती चंद उसी समय डोटी को जीत कर आया था, वहां पर अपने सामंत नियुक्त करके आया था। लेकिन नागमल ने आवाज उठाई तो रतन चंद केवल वो जो आपका विद्रोह था उसे दबाने गया था। अटैक नहीं था कि कोई दूसरी सत्ता वहां पर स्थापित थी और उसे पराजित करने गया हो, जैसे भारती चंद गया था और जैसे यहां पर दूसरा राजा उद्योग चंद जाएगा। तो दूसरा राजा उद्योग चंद आपने टिक करना है, रतन चंद को टिक नहीं करना है। ठीक है।
कुमाऊं में स्थायी छावनियों की स्थापना किसने करवाई? तो यह भी किसने करवाई थी? उद्योग चंद ने। यह भी क्वेश्चन पेपर में बनता है। कत्यूर में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूर में ज्ञानचंद द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, वही ज्ञानचंद द्वितीय जिसने 1699 में बधानगढ़ को लूटा और जैसा हमने ऊपर बात करी, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा ये गढ़वाल से कुमाऊं लेकर चला गया। इसी के द्वारा कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है, इसी ज्ञानचंद द्वितीय के साथ फतेहपति शाह का युद्ध होता है, दुधौली का युद्ध, जिसको हम कहते हैं 1703 में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्ण काल जगत चंद के काल को कहते हैं। चंदवंशीय राजा जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल बोला जाता है। 1708 से लेकर 1720 तक ये राजा रहा था और इसी के बाद चंद वंश का पतन शुरू हो जाता है। तो चंद वंश का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो जगत चंद के काल को माना जाता है 1708 से लेकर 1720 तक। ठीक है, जुए पर टैक्स लगाने वाला राजा कौन था? तो जुए पर कर लगाने वाला पहला शासक भी जगत चंद था। चेचक से मरने वाला चंद राजा भी कौन था? जगत चंद था। ठीक है, 1000 गायें इसने दान करी थी, तो 1000 गायें दान करने वाला भी कौन था? जगत चंद था। जगत चंद ने फतेहपति शाह को पराजित किया था। पूरे गढ़वाल यानी कि श्रीनगर पर, जो कि गढ़वाल की राजधानी थी, श्रीनगर पर इसने अधिकार कर लिया था, लेकिन फिर इसने किसी ब्राह्मण को वो दान में दे दिया और उस ब्राह्मण ने वापस फतेहपति शाह को दे दिया। तो क्वेश्चन बनता है, फतेहपति शाह को पराजित कर श्रीनगर पर किसने अधिकार कर लिया था? जगत चंद ने कर लिया था। ठीक है, इसको याद करेंगे। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे बोला जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक देवी चंद को बोला जाता है। इसी के बाद क्वेश्चन बन चुका है पेपर में कि किसके काल से चंद वंश का अवनति काल या उसका पतन शुरू होता है? ये शुरू होता है देवी चंद के बाद से ही। ठीक है, देवी चंद जगत चंद का बेटा था। 1720 से लेकर 1726 तक ये राजा रहता है और इसी के काल से चंद वंश का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। इसके अलावा इसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो विक्रमादित्य बनने की इसको चाह थी, बद्रीदत्त पांडे इसे विक्रमादित्य कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी बोला जाता है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, किसके समय में गैड़ागर्दी चरम पर थी? तो गैड़ागर्दी चरम पर थी अजीत चंद के काल में। अजीत चंद कौन था, कहां से आया? हम तो देवी चंद पढ़ रहे थे। देखिए, देवी चंद 1720 में राजा बनता है। 1726 में दो बाप बेटे थे, एक माणिकमल गैड़ा और एक था आपका पूरणमल गैड़ा। ये दोनों के दोनों बाप बेटे थे। इन दोनों ने देवी चंद की हत्या कर दी और अजीत चंद गद्दी पर बैठा। अजीत चंद केवल नाम मात्र का शासक था। वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? इन्हीं दोनों के हाथों में, माणिकमल और पूरणमल। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा काफी सारे अत्याचार कुमाऊं में किए गए, जिसे गैड़ागर्दी के नाम से जाना जाता है। तो किसके काल में चरम पर थी? अजीत चंद के काल में थी। हालांकि बाद में ये दोनों मिलकर अजीत चंद को भी मार देते हैं। सभी चंदों के वंशजों को मारने का आदेश किसने दिया था? सभी चंद राजाओं के वंशजों को मारने का जो आदेश दिया था ये कल्याण चंद ने दिया था। इसे कहीं पर कल्याण चंद पंचम भी बोला जाता है, कहीं पर इसे कल्याण चंद चतुर्थ भी बोला जाता है। ज्यादातर जगहों पर इसे चतुर्थ बोला जाता है, तो चतुर्थ के अनुसार इसको आपको याद करना है। ठीक है, जो कल्याण चंद चतुर्थ था, जब यहां पर गैड़ागर्दी चरम पर थी तो जो दो धड़े थे कुमाऊं के प्रसिद्ध धड़े मेहरा और फर्तियाल, वो ढूंढ कर लाए कहीं से कल्याण चंद को और इसको राजा बना दिया, कल्याण चंद चतुर्थ को। अब ये पहले काफी गरीब था, काफी खराब स्थिति में ये अपना जीवन यापन कर रहा था। अब इसे आते ही राजा बना दिया गया, तो इसके माइंड के अंदर एक डर था कि अगर कोई दूसरा वंशज निकल के आ गया जो मेरी कुर्सी पर आ जाए तो फिर इसका क्या होगा, इसे फिर वापस जाना पड़ेगा। ये डोटी में उस समय मजदूरी करता था। ठीक है, तो इसको फिर वो डर था, तो इसने क्या करा, गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले इसने उन दोनों जो गैड़ा थे उनको मारा। उसके बाद इसने आदेश जारी कर दिया चंदों के वंशजों को मार दिया जाए। ठीक है, कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण कब हुआ था? तो कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण 1743-1744 में हुआ था, इसी कल्याण चंद के काल में। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, 1729 से लेकर 1747 तक ये चंद वंश का राजा रहता है। इसी के काल में कुमाऊं पर रोहिल्लाओं ने आक्रमण किया था।
किसके नेतृत्व में रोहिल्लाओं ने आक्रमण किया था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसको भी आपने याद करना है। जो रोहिल्ला सरदार था अली मोहम्मद, इसके नेतृत्व में रोहिल्लाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, हालांकि प्रदीप शाह ने उस समय जो कल्याण चंद्र चतुर्थ था इसकी मदद करी। अपने खजाने से लगभग 3 लाख रुपए उन्होंने रोहिल्लाओं को दिए और लगभग 8 महीने रोहिल्लाओं का कुमाऊं पर अधिकार रहा। उसके बाद उन्होंने कुमाऊं को खाली किया। इसको भी आपने याद करना है। एक और चीज कल्याण चंद को लेकर पूछी जाती है। देखिए, कल्याण चंद के बारे में बोला जाता है, कल्याण चंद चतुर्थ के बारे में, काफी ज्यादा अत्याचारी शासक था। ये लोगों की आंखें निकलवा लेता था और इसने इतने सारे लोगों की आंखें निकलवा ली थी कि 7 घड़े इसने भरवा लिए थे लोगों की आंखों से। इसके बारे में बोला जाता है। यह है इसका बैकग्राउंड। ठीक है, मेन क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, किस चंद राजा के अंतिम समय में आंखों की रोशनी चली गई थी? तो वो था कल्याण चंद। इसको आपने याद करना है, इसीलिए मैंने आपको वो स्टोरी बताई। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए, आप इसको इजीली फिर याद कर जाएंगे। ठीक है, तो कल्याण चंद्र चतुर्थ ही था। अंतिम समय में इसकी भी आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी इसकी भी आंखें फूट जाती हैं। ठीक है, शिवदेव जोशी को दीपचंद का संरक्षक इसने नियुक्त किया। जो कल्याण चंद था ये समझ चुका था कि जो इसका बेटा है दीपचंद, वो एक शासक लायक नहीं था, वो एक अयोग्य शासक के तौर पर था, मंदबुद्धि टाइप का था। तो इसने शिवदेव जोशी को दीपचंद का संरक्षक नियुक्त कर दिया था। अब ये शिवदेव जोशी कौन है? आप सभी अच्छे से जानते हैं, जिसे काली कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है। ठीक है, कुमाऊं का अलवरिक बोला जाता है, किंग मेकर बोला जाता है। हर्षदेव जोशी उसी का पिता था, शिवदेव जोशी। ठीक है, इसको किसने नियुक्त किया? दीपचंद का संरक्षक कल्याण चंद ने नियुक्त किया। अब जब तक शिवदेव जोशी रहेगा तब तक चंदवंश सही से रहेगा। इसके जैसे ही निधन होता है, चंदवंश अपनी उल्टी गिनती बहुत तेजी से गिनना शुरू कर देता है। अब देखते हैं आगे इसमें और चीजें आपको क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक और चीज, इसने इसको संरक्षक तो नियुक्त कर दिया, इसीलिए शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खान भी बोला जाता है। इसको भी आपने याद करना है। कुमाऊं का बैरम खान किसको कहते हैं? शिवदेव जोशी। एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, जिनका नाम है नित्यानंद मिश्र। नित्यानंद मिश्र शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी भी कहते हैं। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन ने गूंगा शासक किसे कहा है? तो यह क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। फ्रांसिस हैमिल्टन ने गूंगा शासक दीपचंद को बोला है। ये गूंगा ही शासक था, यानी कि एक तरीके से ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। जो भी इसके पास आता था ये उनको मना नहीं कर पाता था, यानी कि केवल एक कह सकते हैं आप अयोग्य शासक था। ठीक है, तो इसे गूंगा शासक बोला है फ्रांसिस हैमिल्टन ने। इसको आपने याद करना है। होता यह है, इसका जो टाइम पीरियड था दीपचंद का, इसका टाइम पीरियड था ये आपके 1747 में राजा बन जाता है और 1777 तक ये राजा बनता है। लेकिन 1764-65 के टाइम पर शिवदेव जोशी का निधन हो जाता है। जैसे ही उसका निधन होता है, इसकी एक रानी थी जिसका नाम था श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी का जो दखल था इसकी राजनीति में, इसके शासन में, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मोहन सिंह गोसाई को वो सेनापति नियुक्त कर देती है, दीवान नियुक्त कर देती है, सारे महत्वपूर्ण पदों पर गोसाई को बैठा देती है। कौन? श्रृंगार मंजरी। कौन थी? दीपचंद की पत्नी थी। वही मोहन सिंह गोसाई क्या करता है? दीपचंद को कैद कर देता है सिराकोट के किले में, जहां पर इसकी मृत्यु होती है, और मोहन सिंह गोसाई मोहन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाता है। तो कहां से आया मोहन चंद? यहीं से आया, श्रृंगार मंजरी की मदद से आया। ठीक है, तो दीपचंद की मृत्यु कौन से किले में होती है? सिराकोट के किले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कुमाऊं में चंद वंश के काल का कुख्यात कारागार के रूप में प्रसिद्ध है सिराकोट का किला। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, चलिए, जो शिवदेव जोशी था इसकी मृत्यु 1764 में होती है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, और उसी के बाद जो श्रृंगार मंजरी थी उसका दखल काफी बढ़ जाता है, जो 1777 तक आपके काफी चरम पर पहुंच जाता है। ठीक है, गढ़ नरेश ललित शाह से बगवाली पोखर के युद्ध में कौन हारा था? देखिए, 1777 में हम पहुंच गए थे, जब क्या हुआ? मोहन चंद गद्दी पर बैठ चुका था। जब मोहन चंद राजा बन गया, हर्षदेव जोशी गढ़वाल में गया। गढ़वाल में उस समय ललित शाह का शासन था। ललित शाह को उसने कुमाऊं पर आक्रमण का निमंत्रण दिया और सुझाव दिया कि आप अपने दूसरे बेटे को वहां का राजा बना दीजिए, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा।
ललित शाह आक्रमण कर देते हैं 1779 में। मोहनचंद और ललित शाह के बीच एक युद्ध होता है, बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में होता है और इस युद्ध में मोहनचंद पराजित हो जाता है, मारा नहीं जाता, पराजित होता है। ठीक है, इसको याद करना है। ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को किसका दत्तक पुत्र बनाकर गद्दी पर बैठाया? तो इसने बनाया था दीपचंद का दत्तक पुत्र। ठीक है, दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। तो प्रद्युम्न शाह को इसने इसका गोद लिया हुआ पुत्र बताया और प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पर बैठा दिया और हर्षदेव जोशी को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। 2 बार गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र चंद राजा कौन है? तो 2 बार गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र चंद राजा था मोहन चंद। पहले ये 1777 से लेकर के 1779 तक गद्दी पर रहा, फिर प्रद्युम्न चंद आ जाता है 1780 से लेकर के 1786 तक या 79 से लेकर के 86 तक। उसके बाद जो जयकृत शाह था गढ़वाल में, हम सभी जानते हैं जयकृत शाह आत्महत्या कर देते हैं और प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी छोड़कर गढ़वाल में चले जाते हैं। इसका फायदा मोहन चंद उठाता है। 1786 में दोबारा से ये कुमाऊं का शासक बन जाता है 1788 तक। तो 2 बार चंद वंश का राजा बनने वाला एकमात्र राजा है मोहन चंद। ठीक है, किस चंद राजा को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? अब मोहन चंद गद्दी पर दोबारा से बैठ गया 1786 में और 88 तक रहेगा। अब हर्षदेव जोशी दोबारा से प्रद्युम्न शाह के पास जाता है कि आप वापस आइए, अपनी गद्दी को संभालिए। प्रद्युम्न शाह आने से मना कर देता है। हर्षदेव जोशी एक सेना को तैयार करता है, अटैक करता है मोहनचंद पर और मोहनचंद को पराजित कर देता है। अब की बार मोहनचंद मारा जाता है। ठीक है, और फिर हर्षदेव जोशी क्या करता है, एक व्यक्ति को शिवचंद के नाम से गद्दी पर बैठा देता है। ये शिवचंद था, केवल नाम मात्र का राजा था, वास्तविक शक्ति हर्षदेव जोशी के हाथ में थी, इसीलिए शिवचंद को मिट्टी का महादेव बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। ठीक है, गोरखों से हवाला बाग के युद्ध में कौन पराजित हुआ? देखिए, अब शिवचंद गद्दी पर बैठा हुआ था 1788 में। ठीक है, लेकिन जो मोहनचंद था उसका जो भाई था जिसका नाम था लाल सिंह गुसाई और मोहनचंद का बेटा महेंद्र चंद, ये दोनों फिर से सेना लेकर आते हैं। शिवचंद और हर्षदेव जोशी को पराजित कर देते हैं। शिवचंद उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं चलता कि वो राजा कहाँ गया, लेकिन हर्षदेव जोशी वहां पर पराजित हो जाता है, जो लाल सिंह गुसाई था और जो महेंद्र चंद था। उसके बाद महेंद्र चंद को वो गद्दी पर बैठा देता है और महेंद्र चंद ही कुमाऊं में चंद वंश का अंतिम राजा था। इसको आपने याद करना है। हर्षदेव जोशी दोबारा से भाग जाता है, फिर वो गढ़वाल आता है, प्रद्युम्न शाह फिर मना कर देते हैं। अब वो गोरखाओं को बुलाकर लेकर आता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है अंतिम चंद राजा कौन था? महेंद्र चंद अंतिम चंद राजा था। गोरखाओं ने आक्रमण किया 1790 में, हवाला बाग का युद्ध हुआ, एक साधारण सा युद्ध था जिसमें महेंद्र चंद पराजित हो गया और फिर भाग गया, फिर वापस ये आया ही नहीं। ठीक है, इसको याद करना है, चंद वंश का अंतिम राजा। नेपाल का शासक कौन था उस समय जब इनका आक्रमण हुआ, जब इनका अधिकार हुआ कुमाऊं में? रण बहादुर शाह। प्रधानमंत्री कौन था? भीमसेन थापा उस समय प्रधानमंत्री था। अब कुमाऊं में गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया। 1790 से लेकर 1815 तक कुमाऊं में गोरखाओं का शासन रहता है और फिर 1815 से लेकर 1947 तक यहां पर किसका शासन रहता है? अंग्रेजों का शासन रहता है। तो उसके बारे में जब हम गोरखा और ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे तब वहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चंद वंश था। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रशासन, इनके कुछ शब्दावली हैं, उनको देखते हैं, फिर किलों के बारे में बात करेंगे, करों के बारे में बात करेंगे। चंद काल में राजधानी को क्या कहते थे? तो चंद काल में राजधानी को बुंगा ये राजपुर बोला जाता था। चंद काल में महल को चौमहल बोलते थे। चंद शासन में जो प्रशासन होता था इनका, वो मंडलों में विभक्त था, यानी कि जो इनका साम्राज्य था वो कई सारे मंडलों में विभक्त था। जो परगने होते थे वो आपके गरखा या पट्टियों में विभाजित थे, इसको भी याद करना है। चंदों का राज्य चिन्ह गाय थी और चंदों के बारे में जानकारी हमें जहांगीरनामा और शाहनामा में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो चंद काल में जो प्रधान होता था इसके अधीन कौन कौन काम करते थे। ठीक है, चंद काल में प्रधान के अधीन कोटाल और प्रहरी काम करते थे। कोटाल जो होता था ये लगान का हिसाब किताब रखता था। प्रहरी चौकीदारी के साथ साथ डाकिया का कार्य भी करता था।
इन दोनों को आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, प्रधान इसको बोला जाता था, यहां पर प्रधान लिखा है तो प्रधान याद करना, राजस्व एकत्रित करके जो जमा करता था। ठीक है, अब बात करते हैं चंदों के कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सों के बारे में। देखिए, चंद काल की अगर हम बात करते हैं, चंद काल के करों की जानकारी हमें मूनाकोट ताम्रपत्र से मिलती है। मूनाकोट ताम्रपत्र लक्ष्मी चंद का एक इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र है, उसी से मैं इनके करों के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। चंद काल में कुल मिलाकर 68 कर यहां पर लागू थे उस समय, जिनको 36 रकम व 32 कलम बोला जाता था। क्वेश्चन बनता है 36 रकम 32 कलम किसके काल के टैक्स थे? चंद काल के। इनको चंदों ने लगवाया और गोरखाओं ने एक ही अच्छा काम किया था, इन टैक्सों को हटाया था। ठीक है, तो इन टैक्सों को 36 रकम और 32 कलम हटाया किसने? गोरखाओं ने। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कर थे, इनमें से इनको देख लेते हैं। नदी पुलों पर कौन सा कर लगता था? जूलिया। जूलिया जो कर था, जिसे सांगा कर भी बोला जाता था, ये आपके नदी पुलों पर लगता था। नगद कर जो होता था उसे सिरती बोला जाता था। नगद के बदले में जो कर दिया जाता था उसे कूत बोला जाता था। युद्ध के समय कौन सा कर लिया जाता था? तो युद्ध के समय मांगा कर लिया जाता था। सेना के लिए कटक कर मांगा जाता था। राज सेवकों के लिए सुयूक कर मांगा जाता था। ठीक है, राज सेवकों के लिए कौन सा कर लिया जाता था? सुयूक। कामगारों से लिया जाता था। ठीक है, कामगारों के लिए नहीं, कामगारों से लिया जाता था मिझारी कर। राज नर्तकों के लिए, जो राजा के राज नर्तके थे उनके लिए बजनिया कर लिया जाता था। अब बात करेंगे कुमाऊं के कुछ प्रमुख यहां पर किले। हालांकि दो इंपॉर्टेंट कर और हैं, एक जो लेखक के लिए लिया जाता था, जो लेखक आदि होते थे उनके लिए चंद काल में साहू कर लिया जाता था। ठीक है, और एक कर था टांड कर, जो कपड़ा बुनकर होते थे, सूती वस्त्रों के बुनकर होते थे, बुनकरों से लिया जाता था टांड कर। इसको भी आपने याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट किले हैं यहां पर कुमाऊं के, ज्यादातर चंद कालीन हैं, एक दो आपके गोरखाओं के भी हैं। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहला ऊपर हमने देखा था खगमरा का किला किसने बनवाया था? भीष्मचंद ने बनवाया था, आपके अल्मोड़ा में है। लाल मंडी का किला किसने बनवाया था? तो लाल मंडी का किला कल्याण चंद ने बनवाया, ये आपके अल्मोड़ा में है। मल्ला महल रुद्रचंद ने बनवाया, अल्मोड़ा में है। राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनवाया, आपके चंपावत में है। नेथड़ा का किला ये अल्मोड़ा में है, गोरखा कालीन है। ठीक है, सिरमोही का किला ये आपके चंपावत में है, इसे भी आपने याद करना है। बाणासुर का किला, जिसे मारकोट का किला भी कहते हैं, इसे आपके चंपावत में ये स्थापित है, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, गोल्ला चौड़ का किला ये कहाँ है? तो गोल्ला चौड़ का किला भी आपके चंपावत जिले में स्थित है, इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज का। आज हमने सेकंड पार्ट कवर किया। कल के वीडियो में हमने प्रतीक चिन्ह, उसके अलावा प्रागैतिहासिक काल के जो प्रमुख प्राचीन स्थल थे उनको देखा, कुडिंद वंश को देखा, पौरव वंश को देखा, हर्षवर्धन के काल को देखा, और आज के वीडियो में हमने कार्तिकेयपुर और चंद वंश के बारे में बात करी। हमारी कोशिश है इस सीरीज के माध्यम से कि इस कोर्स के माध्यम से अलग अलग बुक्स के नोट्स आपको एक जगह पर प्रोवाइड करवाए जाएं। इसके अलावा जो आपका जो क्रैश कोर्स है पूरा उत्तराखंड जीके कम से कम समय में कंप्लीट किया जाए। तो इस सीरीज में आपको ऐसे ही लंबी लंबी वीडियोस देखने को मिलेंगी, ताकि आपका एक ही जगह पर पूरे टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए। कल के वीडियो में हम पंवार वंश के बारे में और जो टिहरी रियासत थी उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, पंवार वंश की स्थापना से लेकर के पंवार वंश के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह तक। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।